एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें फाइनली केंजाकू दिखाया जाता है, हु इज द मास्टरमाइंड ऑफ द कलिंग गेम। वो एक सासाकी नामी बच्ची के ख्यालों में हाजिर होता है। उसकी सबकॉन्शियस में घुसकर उसे ग्रीट करता है। केंजाकू को अपने सर पर खड़ा देख सासाकी तुरंत उससे पूछती है कि वो आखिर है कौन। केंजाकू फखर के साथ जवाब देता है कि वो बंदा है जिसने सब कॉलोनीज पे बैरियर्स बनाए हैं जिनमें लोग घुसकर कलिंग गेम में हिस्सा ले रहे हैं और एक दूसरे का कत्ल करके पॉइंट्स बना रहे हैं। सासाकी डर कर बोलती है कि क्या तुम ये सब मेरे नेबरहुड से हटा सकते हो। केंजाकू जोर से कहका लगाकर हंसता है और उसे बोलता है कि वो नहीं जानती कि उसे बैरियर्स बनाने के लिए किन किन हालात से गुजरना पड़ा, ऐसे कैसे वो बैरियर्स खत्म कर दे। इस दौरान वो सासाकी को बातों में ये बताता है कि कलिंग गेम का हेडक्वार्टर एक बाजू ही में पाए जाने वाला एग्जीक्यूशन सेंटर है जहां लोगों को सजा के तौर पर कत्ल किया जाता था। वो फाइनली सासाकी को ऑप्शन देता है कि वो या तो बैरियर के अंदर रहकर लड़े या फिर बैरियर से बाहर निकल जाए। ये ऑफर केंजाकू तकरीबन हर बंदे को दे रहा है शुरुआत में, और ये चॉइस सिर्फ एक ही बार सबको ऑफर होगी। वो सासाकी को बताता है कि अगर वो बाहर निकलना चाहती है तो उसका बस हाथ थाम ले और वो जागने पर बैरियर के बाहर होगी। अब सासाकी उसका हाथ थामती है और वहाँ से अंधेरे की ओर धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। जब वो अपनी सबकॉन्शियस से निकलकर शहर में पहुंचती है तो केंजाकू उसे शुक्रिया बोलता है फॉर बीइंग अ गुड फ्रेंड टू हिज सन। सासाकी एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि ये आखिर कौन से बेटे की बात कर रहा है। वो अचानक से जागती है और अपने आप को बैरियर के बाहर पाती है और लोगों के साथ। क्राउड में उसे अपने हाई स्कूल के ओकल्ट क्लब का मेंबर इगुची मिलता है। जी हाँ, यहाँ से हमें पता चलता है कि सासाकी और इगुची यूजी के हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं जो कि मिलकर हॉरर रहस्य सॉल्व किया करते थे सीजन 1 में, और इन सब ने ही मिलकर सुकुना की पहली फिंगर ढूंढी थी जो कि केंजाकू ने खुद ही प्लांट की थी जब वो सुगुरु की बॉडी में नया आया था। सासाकी इगुची से कैच अप करती है जिसके दौरान उसे रियलाइज होता है कि केंजाकू शायद यूजी की बात कर रहा था, पर उसे समझ नहीं लगती कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं कि केंजाकू यूजी की मॉमी के शरीर में घुसकर यूजी के पिता के थ्रू प्रेग्नेंट हुआ था फॉर द सेक ऑफ हिज मास्टर प्लान, जो कि हमें आगे पता चलने वाला है। अब सीन यूजी लोगों के ग्रुप की तरफ आते हैं। अकारी फाइनली शांत होकर उनकी बातें सुनने के लिए बैठता है उनके साथ। यूजी और मैगमी उसे बताते हैं कि उनके हालात टाइट चल रहे हैं क्योंकि गोजो को सील कर दिया गया है। अकारी को बहुत बुरा शॉक लगता है। उसका बिहेवियर अब टोटली चेंज हो चुका है और वो अब काफी फ्रेंडली दिखाई देता है। हालात को देखते हुए पैंडा सबको बताता है कि उनके प्रिंसिपल भी मर चुके हैं। सबको पैंडा के लिए बुरा लगता है क्योंकि प्रिंसिपल यागा उसके पिता की तरह थे, मगर पैंडा बहुत ही जिगरे वाला बंदा होता है। वो बोलता है कि यार उसके पिता शिबुया इंसिडेंट में नहीं मारे गए बल्कि गाकुगान जी के साथ लड़ाई करते वक्त मारे गए। इवन तो वो यागा की मौत पर फूट फूट कर रोया था, वो अब सबको दिलासे देता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हकारी को भी दुख होता है कि जो दो वाहिद बंदे उसके साथ अच्छा बर्ताव करते थे वो दोनों ही ऐसे हालात से गुजरे, एक मारा गया और एक सील हो गया। ये सब सुनने के बाद हकारी फाइनली उनकी मदद करने को तैयार होता है। वो वॉलंटियर करता है कि वो उनके प्लान में हिस्सा लेकर कलिंग गेम को खत्म करने की कोशिश करेगा, मगर ये बोलता है कि इस सब के बदले में उन सबको उसका एक काम करना होगा। जब वो पूछते हैं कि कैसा काम, तो वो खिचखिचाते हुए बोलता है कि जुजुत्सु वानों के लॉस को चेंज करने में उसकी मदद करनी होगी ताकि वो भागना बंद करे और सब सोर्सर्स में इज्जत के साथ दोबारा इंटीग्रेट हो सके। उसे ये काम नहायत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है, लेकिन यूजी सुख का सांस लेते हुए बोलता है कि इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, ये बहुत ही आसान काम है उनके लिए। अगर इसको डांटने ही लगता है इस बात पर कि मैगमी बीच में आकर बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा सिंस वो ज़ेनिन क्लैन का सरबराह बन चुका है। अकारी को ऐसा झटका लगता है जैसे कि उसका जैकपॉट लग गया हो। वो मन ही मन में सोचता है कि गोजो और यागा से ज्यादा शौक तो उसे इस बात पर हुआ है। उसे मैगमी की बात सुनकर तसल्ली हो जाती है कि जुजुत्सु हाई की 3 बिग फैमिलीज में से एक फैमिली उसका सपोर्ट अगर करे तो लॉज वाकई ही उसकी फेवर में चेंज हो सकते हैं। अगर ये एकदम मीठा बांधकर मैगमी को दोस्त बनने की ऑफर लगाता है। यहाँ इन बुद्धुओं को आइडिया ही नहीं कि माकी दीदी ने ज़ेनिन क्लैन का वजूद तक मिटा दिया है। अब मैगमी कोई क्लैन का हेड नहीं है। पैंडा खुश हो जाता है और सबको कहता है कि आप डिसाइड करो कि कौन सा बंदा कौन सी कॉलोनी में जाएगा, और याद करता है कि यूटा पहले ही एक कॉलोनी में गया हुआ है। अचानक से एक कोगानी हाजिर होता है डिंग डोंग करते हुए। इस दफा कोगानी रिवील करता है कि वो रूल शूल बताने नहीं आया मगर उसे असाइन किया गया है फॉर यूजी। यूजी अचानक से हैरान होता है कि उसने अभी गेम में हिस्सा ही नहीं लिया तो उसे कोगानी कैसे असाइन हो गया। यहाँ हमें पता चलता है कि केंजाकू इस कदर चालाक कर्स था कि उसने हजारों साल पुराने सोर्सरर्स के साथ अलग अलग से पैक्ट साइन किए हुए थे कि वो उनको कर्स ऑब्जेक्ट बनाकर रीइनकार्नेट करेगा नए लोगों के शरीर में, मगर बदले में उन्हें उसके इशारों पर चलना होगा। सिंस उसने यही पैक्ट सुकुना के साथ भी साइन किया हुआ था तो सुकुना यूजी के नाम पर ऑटोमेटिकली गेम में पार्टिसिपेंट बन चुका है। सिंस उन सबको न्यू रूल का पिछले एपिसोड में पता चला था, यूजी अपने कोगानी को ऑर्डर देता है कि वो सब प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन उसे बताए। कोगानी अपने पेट में स्क्रीन खोलता है जिसमें यूजी स्क्रॉल करते हुए पार्टिसिपेंट्स के स्कोर्स चेक करता है। मैगमी उसे बोलता है कि ऐसी सेटिंग रखो जिसमें हमें सिर्फ 100 या 100 से ऊपर वाले पॉइंट्स वाले पार्टिसिपेंट्स शो हो। कोगानी उसकी नहीं सुनता सिंस वो सिर्फ यूजी को असाइन किया गया है। अब यूजी उसे सेम ऑर्डर देता है तो कोगानी प्लेयर्स को सर्च करने लगता है। जितनी देर वो सर्च करता है मैगमी अपना दिमाग लड़ाता है और रियलाइज करता है कि गेम में 2 ही तरह के प्लेयर्स हैं। नंबर 1 पर वो हैं जो कि उसकी बहन सुमिकी की तरह जबरदस्ती गेम में ऐड कर दिए गए हैं और अब वो बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश में है। एंड नंबर 2 पर केंजाकू के रिवाइव किए हुए पुराने जमाने के कर्सेस जो कि गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, बस ऐसे ही रैंडमली लोगों का कत्ल कर रहे हैं और पॉइंट्स बना रहे हैं जब तक उनका अपना मकसद पूरा नहीं हो जाता। यूजी को फाइनली मैगमी के प्लान की समझ लगती है कि वो ज्यादा पॉइंट्स वाले प्लेयर्स को ढूंढ रहा है ताकि वो उनको कन्विंस करके उनके पॉइंट्स यूज कर सके और ऐसे रूल्स ऐड करवा सके जिनसे मैगमी की बहन सुमिकी आजाद हो सके। कोगानी 100 या 100 से ज्यादा
पॉइंट्स वाले लोगों के नाम लेता है। उसकी लिस्ट में नंबर 1 पर काशिमो होता है विद 100 पॉइंट्स आफ्टर एडिंग अ न्यू रूल, जो कि फिलहाल कॉलोनी नंबर 1 में है। एंड नंबर 2 पर हिगुरुमा है विद 102 पॉइंट्स इन कॉलोनी नंबर 2। अब मेगुमी सबको याद दिलाता है कि सबसे पहले उन्हें रूल नंबर 8 की रुकावट से बचना होगा। पैंडा को रूल्स ही नहीं याद हमारी तरह, इसलिए मेगुमी उसे याद दिलाता है कि रूल नंबर 8 के अनुसार अगर कोई 19 दिन के अंदर अंदर गेम में अपने पॉइंट्स नहीं बढ़ाता तो उसकी कर्ज टेक्निक उससे छीन ली जाएगी, जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। लिहाजा उन्हें जल्द ही जल्द गेम में हिस्सा लेना होगा। मेगुमी का प्लान है कि वो ऑलरेडी किल पॉइंट्स वाले लोगों से भीख मांगे और नया रूल ऐड करवाए। गेम में कत्ल न करने के लिए उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो ऐसा रूल ऐड करें जिसके अनुसार वो अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सके, ताकि कुछ लोग कत्ल किए बगैर ही पॉइंट्स हासिल करने और कत्ल होने से बच जाए। मेगुमी बहुत ही हाई हॉर्स पर चढ़ जाता है और बोलता है कि हम एक और रूल भी ऐड करवाएंगे इसके बाद, कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स इस्तेमाल करके गेम को लीव कर दें। अगर उसे याद दिलाता है कि ये रूल पास नहीं होगा, सिंस गेम के जनरल रूल में एक रूल ये भी है कि अगर कलिंग गेम में कोई रुकावट डालने वाला रूल किसी ने ऐड करने की कोशिश की तो उसका रूल एक्सेप्ट नहीं होगा। मेगुमी उससे एग्री करता है और प्लान करता है कि वो लोग इस रूल को पास करवाने के लिए एक कंडीशन रखेंगे। उस कंडीशन के मुताबिक वो लोग लीव करने के लिए अपनी जगह एक नॉन प्लेयर को रिक्रूट कर जाएंगे, यानी कि अगर वो गेम अपने पॉइंट्स यूज करके लीव करना चाहते हैं तो वो लीव कर सकते हैं, मगर उनकी जगह एक नॉन प्लेयर को ऐड कर दिया जाएगा गेम में। और उसे लगता है कि अगर वो ये कंडीशन रखेगा तो उसका रूल जरूर पास हो जाएगा। अब लास्टली मेगुमी तय करता है कि उन सबको मिलकर एंजल को ढूंढना है जो कि गोजो को अनसील करने में मदद करे, और काशिमो और हिगुरुमा को ढूंढना है ताकि उनके पॉइंट से न्यू रूल्स ऐड करवा सके। वो सब बैरियर्स की ओर चल देते हैं। रास्ते में यूजी अपने कोगानी को स्क्रॉल करता है और सबको टेंशन में बताता है कि यहाँ एंजल नामी कोई प्लेयर ही नहीं है। मेगुमी उसे समझाता है कि बुद्धू वो जिस शरीर में नया जन्म लेकर आई है वो उसी नाम से कलिंग गेम का हिस्सा होगी, जैसे कि सुकुना अब यूजी के नाम पर गेम का पार्टिसिपेंट बना हुआ है। यूजी कहता है कि होपफुली वो उसे कॉलोनी नंबर 2 में मिल सके, सिंस टेंगन की जानकारी के मुताबिक वो वही है। अब नेक्स्ट हाकरी सबको टीम्स में डिवाइड करता है। वो अपने आप को पैंडा के साथ टीम अप करते हुए कॉलोनी नंबर 2 में जाने के लिए वॉलंटियर करता है, ताकि वो काशिमी को स्पेशली फेस कर सके, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि काशिमी काफी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सिंस उसने 40 लोगों को अभी से कत्ल कर दिया है और 200 पॉइंट्स ऑलरेडी बना लिए हैं, जिनमें से 100 पॉइंट्स यूज करके उसने एक नया रूल भी ऐड कर दिया है। और वो पैंडा को असाइन करता है कि वो एंजल को ढूंढे, सिंस ही हैज अ गुड नोज टू स्निफ अराउंड एंड फाइंड पीपल। वो यूजी और मेगुमी को कॉलोनी नंबर 1 असाइन करता है टू हंट डाउन हिगुरुमा। किरारा को वो ऑर्डर देता है कि वो बैरियर्स के बाहर ही रहे, ताकि बैरियर के बाहर के हालात पर वो नजर रख सके। किरारा बुरा मान जाती है और उसे लगता है कि हकारी उसे प्लान में इंक्लूड नहीं कर रहा। वो उसे बताता है कि मेरी जान, तुम तो हमारी इन्फॉर्मेंट बनोगी, क्योंकि यूटा कब से बैरियर्स के अंदर गया हुआ है मगर उसने कोई राब्ता नहीं किया, जिससे ये बात जाहिर हो जाती है कि बंदा बैरियर्स के बाहर राब्ता नहीं कर सकता। इससे ये बहुत जरूरी है कि किरारा बाहर ही रहे और बाहर के हालात पर नजर रखे। यूजी को एक बार फिर से खौफ आता है कि उसे मेगुमी के साथ अकेला छोड़ रहे हैं सब। उसे शक है कि अकेला होने पर सुकुना उस पर कब्जा करके मेगुमी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उसके साथ अकेले नहीं रहना चाहता और बोलता है कि उन्हें कॉलोनीज में सेपरेटली जाना चाहिए। मेगुमी उसकी फ्रेंडली वे में बेइज्जती करता है और कहता है कि चुप कर जाओ, हमारे एल्डर्स ने जो हमारे लिए तय किया है हम उससे इनकार नहीं कर सकते। अब बैरियर्स की ओर जाते हैं सब, जहाँ हमें शो होता है कि उनके पास 7 दिन है टू सेव त्सुमिकी एंड ब्रिंग हर आउट ऑफ द बैरियर, वरना वो गेम में जबरदस्ती इंक्लूड कर दी जाएगी। अब हमें बैरियर नंबर 1 के अंदर के मंजर दिखाए जाते हैं, जहाँ कुछ रूकी प्लेयर्स नए बंदे की तलाश में है ताकि वो अपने पॉइंट्स बढ़ा सके और मरने से बच सके। कोगानी भी यूजी लोगों को अंदर घुसने से पहले वार्निंग देता है कि एक दफा बैरियर के अंदर चले गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे और गेम में हर हाल में खेलना पड़ेगा, यानी उन सबको कत्ल करना होगा फॉर पॉइंट्स। बैरियर के अंदर जाने से पहले मेगुमी यूजी को पहले ही सावधान कर देता है टू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हिगुरुमा एंड काशिमो। वो डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि चांसेस आर कि उनके दोनों बंदे हजारों साल पुराने सोर्सरर्स हों, और ये तो सबको मालूम है कि पुराने दौर के सोर्सरर्स के ख्यालात और हुआ करते थे, कैजुअली वॉर्स में हिस्सा लिया करते थे और कत्ल वगारे तो बहुत आम था उनके लिए। मेगुमी को ये भी लगता है कि कुछ सोर्सरर्स शायद ऐसे हों जो कि जानकर लड़ाई के वक्त जान बहक होना चाहते हों टू अर्न एन ऑनरेबल टाइटल बिफोर डेथ। लिहाजा उन्हें ये सब ध्यान में रखते हुए हिगुरुमा और काशिमो से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो उनकी कोई मदद करने वाले हैं, मगर वो लोग आज के दौर के सोर्सरर्स को अपनी साइड लगाकर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, सिंस उनके हालात सेम ही होंगे। वो सब भी इन्हीं की तरह गेम को रोकना चाहते होंगे। ये सब समझते हुए दोनों भाई बैरियर्स में एंटर होते हैं। यूजी अचानक अपने आप को आसमान से गिरता हुआ अकेले पाता है। यहाँ टेंगन की आवाज नरेट करती है कि कर्लिंग गेम ने जनरल रूल्स में ये नहीं बताया था कि प्लेयर्स अपनी मर्जी का चूज किया हुआ बैरियर तो एंटर करेंगे, मगर गेम अपनी मर्जी से उन्हें अपनी 9 सेलेक्ट की हुई लोकेशन में से किसी एक में भेजेगी। यूजी का सामना तुरंत उन्हीं रूकी प्लेयर से होता है, जिनमें से यंग लड़का यूजी को पहचान लेता है। उस ग्रुप की लड़की यूजी पर हमला करती है और उसको बिल्डिंग से गुजारते हुए मारती है। हैरान हो जाती है ये देखकर कि यूजी का बाल भी बाका नहीं हुआ, जबकि कोई आम इंसान अगर होता उसकी जगह तो उसकी तो चटनी बन चुकी होती इस हमले में। ग्रुप ये बात समझ जाता है कि यूजी कोई मामूली बंदा नहीं है। दूसरी तरफ मेगुमी अपने आप को गलियों के बीच में खड़ा पाता है इन फ्रंट ऑफ अ वेरी ड्रामेबाज लड़की, जो कि मेगुमी पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसे चमाटा मारा है। मेगुमी खामोशी से खड़ा होकर रियलाइज करता है कि गेम में कोई भी पार्टनर्स बनकर नहीं एंटर हो सकते, यानी हकारी भी पैंडा से बिछड़ गया होगा इस वक्त। उसका नूई नाम का शिकिगामी भी चक्कर काटकर वापस आता है, जिससे उसे समझ लग जाती है कि यूजी उससे काफी दूर हो चुका है कि नूई भी उसे अब ढूंढ नहीं सकता। वो उस लड़की को भी बोलता है कि कम ड्रामे लगाओ, क्योंकि उसने मेगुमी पर पहले अटैक किया था, इसलिए मेगुमी ने उसे मारा। वो उससे फौरन हिगुरुमा का पूछता है। दूसरी तरफ यूजी का सामना पहले ओपोनेंट के हस्बैंड से होता है, जिसके सर पर प्रोपेलर लगा होता है, जो कि उसे उड़ने में मदद देता है डोरेमोन की तरह। यूजी आसानी से उनके अटैक्स डॉज करता है और बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है ताकि उस आदमी को अच्छे से कंट्रोल कर सके। यूजी झटपट से अंदाजा लगाता है कि इनके बाल ही इनकी टेक्निक का मेन हिस्सा है, इसलिए वो उस आदमी के सर पर इतने जोर से मुक्का दे मारता है कि उसका प्रोपेलर टूट जाता है। यूजी के हाथ से भी खून निकलता है,
जिससे आदमी को लगता है कि यूजी मरने वाला है और उसके किल पॉइंट्स उस आदमी को मिलने वाले हैं। यूजी एकदम से उसके अखरोट पर उसे किक करता है और उससे हिगुरुमा का पूछता है, मगर वो आदमी बेहोश हो जाता है जैसे कि मर ही गया हो। अब यहाँ उनके ग्रुप का तीसरा बंदा आता है जो कि यूजी को उसके नाम से पुकारता है। दूसरी तरफ वो ड्रामे करने वाली लड़की मैगमी की मदद करने को तैयार हो जाती है, मगर उसके बदले में वो मैगमी को अपना बॉडीगार्ड बनने को कहती है ताकि वो इतनी आसानी से कत्ल ना हो जाए। मैगमी भी ऑफर एक्सेप्ट कर देता है सिंस ही इज डेस्परेट टू फाइंड हिगुरुमा। यूजी को वो लड़का उसके नाम से पुकार कर कहता है कि उसे पता है कि हिगुरुमा कहाँ है और वो उसकी हिगुरुमा को ढूंढने में मदद करने को तैयार है। दूसरी तरफ मैगमी सोच रहा होता है कि वो यूजी की तरह नहीं है, वो हिगुरुमा के सारे 100 पॉइंट्स खुद ही हड़पना चाहता है। ड्रामे करने वाली लड़की मैगमी को बोलती है कि मुझे यू कहकर पुकारना बंद करो और मुझे मेरे नाम से पुकारो जो कि रेमी है। मैगमी अब रेमी से पूछता है कि क्या वो भी एक पुरानी सोर्सर है। वो इस बात का माइंड करते हुए बताती है कि वो आज के दौर की ही बंदी है, मगर गेम ने उसे खेलने पर फोर्स किया है। जो एवरेज लोग थे उन्हें पहले से ही गेम से निकाल दिया गया था, मगर जो लोग उसकी तरह इन्हीं कॉलोनीज में पहले से ही मौजूद थे उन्हें गेम ने ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेंट बना दिया था सिंस डे 1, यानी वो पिछले 12 दिन से गेम में ही सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूजी उस लड़के से इंट्रोडक्शन मांगता है। वो बताता है कि उसका नाम अमाई है और वो यूजी को उसके मिडिल स्कूल से जानता है क्योंकि यूजी हमेशा से स्कूल में पॉपुलर रहा है। अब साइड बाय साइड रेमी और अमाई मैगमी और यूजी का गाइड बनकर उन्हें हिगुरुमा के पास लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। अमाई यूजी को बताता है कि हिगुरुमा इकिबुकुरो नाम के इलाके में है, जबकि रेमी मैगमी को बताती है कि हिगुरुमा शिंजुकू नाम के इलाके में है। और यही ये एपिसोड खत्म होती है। आगे क्या होगा वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स एंड एक्सप्लेनेशंस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स एंड द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 की एपिसोड फाइनली 2 हफ्तों बाद रिलीज हो ही गई है। हिगुरुमा को एज करके फाइनली उन्होंने उसे एनिमेट कर ही दिया है इस एपिसोड में। तो चलिए ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं जो कि हिगुरुमा के इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है, जिसे यूजी लोग ढूंढने निकले हैं कलिंग गेम में, क्योंकि उसने कलिंग गेम में अभी से ही 100 पॉइंट्स बना लिए हैं, यानी 20 लोगों को उसने कत्ल भी कर दिया है। तो एपिसोड की शुरुआत हिगुरुमा से होती है जो कि एक क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी का काम करता है। वो विलिंगली सिर्फ ऐसे केसेस लेता है जिनमें बंदों को रॉन्गली एक्यूज किया गया हो या उन्हें फ्रेम करके क्रिमिनल बना दिया गया हो, बिकॉज़ ही रियली वांट्स टू बी द वॉइस ऑफ द ट्रूली इनोसेंट। फिलहाल उसने एक केता ओए नामी लड़के का केस लिया है। वो जेल में उसकी स्टेटमेंट लेने जाता है, जिसके दौरान केता सिर्फ यही बताता है कि पुलिस उसके ऊपर गैंग अप कर रही थी, जबकि उसे सिर्फ अपनी बिल्ली की फिक्र थी जिसे वो अपने अपार्टमेंट में अकेले छोड़ आया था। उसे ये फिक्र थी कि उसकी बिल्ली भूखी ना मर जाए, क्योंकि उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग में पेट्स अलाउड नहीं थे, जिसकी वजह से उसने अपनी बिल्ली को छुपाया हुआ था, यानी उसके सिवा कोई नहीं था जानता तो उसके अपार्टमेंट में एक बिल्ली भी है। अब हिगुरुमा प्रॉपर्ली अपने केस के इंट्रोडक्शन ओपन करता है नरेशन में। वो बताता है कि 2016 में मोरियोका नामी शहर में एक यंग लड़की और उसकी मां को किसी ने चाकू से कत्ल कर दिया था। मोरियोका के प्रोसिक्यूटर्स ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक केता ओए नामी लड़के को अपना नंबर 1 सस्पेक्ट बनाया और उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उस पर शक किया क्योंकि वो मर्डर साइट के करीब था, और जब पेट्रोल करने वाली पुलिस ने उससे सवाल जवाब करना चाहे मर्डर के बारे में तो वो वहां से भाग निकला। जब पुलिस ने उसके घर तक उसका पीछा किया, उन्हें उसकी वॉशिंग मशीन से एक खून से भरा हुआ चाकू मिला, जिसकी वजह से उन्होंने उसे फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया। जल्दी फोरेंसिक टेस्ट ने डीएनए एनालिसिस के थ्रू प्रूव कर दिया कि जो चाकू केतो से बरामद हुआ है उस पर खून डेड विक्टिम्स का ही लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसे पकी जेल हो गई अंडर द सीरियस ऑफेंस ऑफ मर्डर एंड रॉबरी। जब कन्फेशन की बारी आई तो केतो ने सारी एक्यूजेशंस को डिनाई करते हुए बोला कि उसे चाकू सड़क पर से मिला था। उसने भलाई का सोचते हुए उसे उठा लिया ताकि पुलिस को देकर उनकी केस में मदद कर सके, मगर वो बेचारा खुद ही फंस गया इस चक्कर में। अचानक से हिगुरुमा की असिस्टेंट शिमिजू हिगुरुमा की इस स्टेटमेंट को सुनकर बोलती है कि केतो पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में, और हिगुरुमा को कोसती है कि उसने पूरा केस ही ले लिया उसका। शिमिजू को ये भी लगता है कि केतो पहली दफा पुलिस से इसलिए भागा था क्योंकि वो डेफिनेटली गिल्टी था। इस बात पे हिगुरुमा आर्ग्यू करता है केतो के डिफेंस में, क्योंकि केतो की स्टेटमेंट कलेक्ट करने पर उसे पता चला था कि केतो के पास में उसका दोस्त ड्रग्स के चक्रों में इन्वॉल्व था और पुलिस उसे भी पकड़ कर ले गई थी फॉर रॉन्गफुल क्वेश्चनिंग। लिहाजा उसे लगता है कि ये इवेंट उसके लिए ट्रॉमा बन गया है, जिसकी वजह से वो इस बार डर कर भाग गया जब पुलिस ने उसे क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। शिमिजू कहती है कि अगर उसे इतना ही ट्रॉमा था तो उसने मर्डर वेपन उठाया ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, और उसे छुपाया ही क्यों अपने पास। लाइक अ गुड अटॉर्नी हिगुरुमा केतो की कही हुई बात पर बिलीव करता है कि उसने पुलिस की मदद करने की इंटेंशन से ही मर्डर वेपन सिक्योर किया था अपने पास। हिगुरुमा ये भी बताता है कि उसे केतो इसलिए इनोसेंट लगता है क्योंकि उसने केतो का बैकग्राउंड सर्च किया, जिसके थ्रू उसे मालूम पड़ा कि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जो कि बूढ़े लोगों को शेल्टर एंड टीयर प्रोवाइड करती है। केतो ऐसी जगह काम करता है जहां उसे कोई सैलरी नहीं मिलती, बस 2 वक्त की रोटी और कभी-कभार बिजनेस का बोनस मिल जाता है। सर्च के दौरान हिगुरुमा को ये भी पता चला था कि उसकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही क्रूअल है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देती मगर उनसे हर महीने 50,000 येन उनकी रेजिडेंसी का रेंट के तौर पर कलेक्ट करती है। हिगुरुमा को केतो की बातों पर और भी यकीन है क्योंकि जेल में उसकी स्टेटमेंट लेते हुए उसे पता चला था कि केतो को उसका मर्डर वेपन पुलिस के हवाले करने में देर क्यों लगी, और उसने आखिरकार उसी वक्त पुलिस को क्यों नहीं कॉल की जब उसे वेपन मिला। केतो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रेजिडेंट था अपनी बिल्डिंग का रूल था कि रेजिडेंट्स पुलिस या एम्बुलेंस नहीं बुला सकते बिल्डिंग में, क्योंकि उनकी वजह से सारे नेबर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। केतो ने यही रूल फॉलो करते हुए पुलिस को नहीं बुलाया और सोचा कि सुबह वही पुलिस स्टेशन जाकर वो वेपन टर्न इन कर देगा, मगर उससे पहले ही पेट्रोल पुलिस ने उसका काम खराब कर दिया, जिसकी वजह से वो किसी और के हिस्से की चक्की पीस रहा है। हिगुरुमा को केतो की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर भी शक है, क्योंकि काफी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रिमिनल एक्टिविटी से ही अपनी रोजी रोटी बनाती हैं, और साथ ही उसे ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता
कि मर्डर वेपन ऐसे ही कैजुअली केटो की बिल्डिंग के पास ही पड़ा हुआ मिला केटो को। इन सब चीजों को ज़हन में रखते हुए हिगुरुमा को केटो इनोसेंट लगता है, लिहाजा वो डिसाइड करता है कि वो उसकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज और उनकी टैक्स फाइलिंग को इन्वेस्टिगेट करे। अब वो शिमोज़ू को टास्क देता है कि वो केटो की रेजिडेंट की बिल्डिंग के सारे रेजिडेंट्स के बैकग्राउंड सर्च करे और वो खुद ऑर्गेनाइजेशन की छानबीन और केटो से मजीद इन्फॉर्मेशन निकलवाने की जिम्मेदारी लेता है। हिगुरुमा इज सो केयरिंग कि वो अपने ऑफिस से निकलते हुए शिमिज़ू को केटो की कैट का ख्याल रखने को भी कहता है, सिंस वो उसी बिल्डिंग में इन्वेस्टिगेट कर रही होगी। अब शिमिज़ू अपनी सहेली से मिलती है कैफे, जहां वो अपनी करंट सिचुएशन वेंट आउट करती है। उसे लगता है कि पब्लिक डिफेंस पर आगे ही इतना थोड़ा कमीशन मिलता है जबकि काम उन्हें इतना ज्यादा करना पड़ता है, और सेकेंडली उनके लॉ में सेंटेंस को सस्पेंड भी नहीं कराया जा सकता, यानी कि केटो जैसे क्रिमिनल्स जिनको डेथ सेंटेंस मिली है वो लोग किसी सूरत नहीं बच सकते। लिहाजा उसे कोई दिलचस्पी नहीं केटो के केस में और ना ही उसकी पूरी बिल्डिंग के रेजिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करने में, सिंस पब्लिक उसे पहले ही गिल्टी मान चुकी है। उसकी सहेली ये सब सुनकर हिगुरुमा से प्राइवेटली मिलती है। एक टर्ला वो हिगुरुमा की पुरानी कॉलीग है, वो उसे उसके पास्ट केस के बारे में याद दिलाती है। फिर ही डिफेंडेड एन एक्चुअल क्रिमिनल बाय मिस्टेक, क्योंकि उसे सब ही इनोसेंट लगने लग जाते हैं। एंड दैट वन टाइम जहां उसी का क्लाइंट उस पर लैश आउट करने लग गया था। वो उसे बोलते हैं कि अपनी पास्ट की गलतियों से कुछ सीखो एंड क्विट बीइंग अ क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी। वो उसे ये भी कहती है कि उसे मालूम है कि वो कमजोर और उन लोगों की आवाज बनना चाहता है जिनकी कोई आवाज नहीं, मगर वो सिर्फ एक लॉयर है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकता है, क्योंकि फैसला तो प्रोसिक्यूटर्स इन अदालत ही सुनाती है। इन दी एंड प्रोसिक्यूटर की जेब भी गवर्नमेंट अच्छी भरती है, जिससे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन आसानी से करते हैं, जबकि डिफेंस अटॉर्नीज को ऐसे लोगों को डिफेंड करना पड़ता है जिनके पास ना ही पैसा होता है ना ही मेंटल स्टेबिलिटी। इन सब के बावजूद हिगुरुमा अपने क्लाइंट्स की साइड लेते हुए कहता है कि वो उनकी परेशानी को समझ सकता है, रिलेट कर सकता है, इसीलिए उसे कभी बुरा नहीं लगता अगर वो उसके साथ कभी बुरा सलूक कर भी नहीं तो। उसकी कॉलीग पूछती है कि इस सब प्रेशर की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होगा आखिरकार, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं होता हिगुरुमा के पास, यानी कि द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिगुरुमा शिमिज़ू के साथ केटो की रेजिडेंस के आसपास ही होता है इन्वेस्टिगेशन का। वहाँ उसे स्ट्रीट कैमरास नजर आते हैं जिनकी फुटेज के थ्रू वो केटो को इनोसेंट प्रूव करवा देता है कोर्ट में, क्योंकि फुटेज कंफर्म कर देती है कि केटो बाजू वाले स्टोर में बैठा हुआ खाना खा रहा था जब मर्डर हुआ। शिमिज़ू खुश हो जाती है एक पल के लिए, मगर हिगुरुमा एकदम डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से पता है कि प्रोसिक्यूटर्स अपील करके तब तक रीट्रायल्स करवाते रहेंगे जब तक केटो को डेथ सेंटेंस ना दिलवा दें। दिस थॉट टेक्स अ टॉल ऑन हिज मेंटल हेल्थ। वो और शिमिज़ू केटो को जेल फिर से विजिट करने जाते हैं, जहाँ शिमिज़ू हल्के फुल्के जोक्स करके टेंशन खत्म करने की कोशिश करती है सिंस मैटर सीरियस हो गया है। केटो हिगुरुमा का शुक्रिया अदा करता है, मगर हिगुरुमा बहुत ही मस्कीन शक्ल बनाकर कहता है कि अभी शुक्रिया अदा मत करो उसका, सिंस दे हैव टू गो थ्रू विद द रीट्रायल। केटो रोते हुए कहता है कि वो शुक्रिया उसकी सर्विस का नहीं अदा कर रहा, बल्कि इस बात का कर रहा है जहाँ सारी पब्लिक उसके खिलाफ हो गई है, वो वाहिद है जिसने उसका बिलीव किया। अब सीन्स बढ़ते हैं दूसरे ट्रायल की तरफ, जहाँ प्रोसिक्यूटर्स अपनी पॉलिटिकल पावर यूज करते हुए वर्डिक्ट उल्टा करवा देते हैं और केटो को डेथ सेंटेंस दिलवा ही देते हैं आखिरकार, विदाउट सबमिटिंग एनी न्यू एविडेंस, यानी कि जज सिर्फ उनकी एक्यूजेटरी स्टेटमेंट पर केटो को डेथ सेंटेंस दे देता है। मिड ट्रायल हिगुरुमा रियलाइज करता है कि तीसरा ट्रायल बहुत ही मुश्किल है, सिंस केटो गिल्टी प्रूव कर दिया गया है, जिससे उसे लगता है कि सब कुछ पहले ही फिक्स हुआ था, यानी कि ये पहले ही तय था कि केटो को कोर्ट में गिल्टी प्रूव किया जाएगा, इनोसेंट नहीं। इस दौरान हिगुरुमा को अपनी कॉलीग के साथ की जाने वाली बातें दोबारा याद आती हैं, जिनमें वो एडमिट करता है कि उसे कोई हीरो कॉम्प्लेक्स नहीं है कि वो वीक को प्रोटेक्ट करे, मगर ये उसकी एक बुरी आदत है। जब कोई भी गलत चीज उसकी आंखों के सामने हो रही हो तो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, और यही आदत उसे ले डूबी है। वो ये भी डिस्कस करता है कि गॉडेस ऑफ जस्टिस अपनी आंखों पर पट्टी बांधती है ताकि उसका फैसला एकदम फेयर हो, जबकि लोग बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं ताकि वो लोग अपनी आंख को प्रोटेक्ट कर सके। अब भाई ने बात तो एकदम पते की है, और वो भी बहुत ही इम्पैक्टफुल। लोगों की हरकत की वजह से वो कभी भी नहीं रोक सकता अपने आप को जब उसके सामने बुराई हो रही हो या कोई मददगार अपना हाथ उसके आगे फैला रहा हो। जब वो इन बातों को रियलाइज कर रहा होता है तो केंजाकू शिबुया इंसिडेंट के दौरान अपनी मैसिव कर्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से हिगुरुमा जैसे परेशान और डेस्परेट लोग अपनी अपनी कर्स टेक्निक्स अवेक कर लेते हैं। कोर्ट में वो अचानक से गुस्से से जज का हैमर अपने टेबल पर मारता है और सबको कहता है कि वापस आओ, वी आर हैविंग अनदर रीट्रायल। इसी दौरान उसकी कर्स टेक्निक अवेक होती है और उसका शिकिगामी उसके पीछे स्पॉन होता है, जिसका नाम जजमैन है। ये इतना पावरफुल शिकिगामी है कि मेगुमी का शिकिगामी इसके सामने मच्छर का पाद लगता है। इस केस को छोड़ के हिगुरुमा कलिंग गेम में चला जाता है। यहाँ से सीन्स दोबारा कलिंग गेम की ओर आते हैं, जहाँ रेमी और अमाई दोनों हिगुरुमा की अलग अलग लोकेशंस बताते हैं यूजी एंड मेगुमी को, यानी इनमें से कोई एक गलत है, यानी इम्पोस्टर है। इतने में ही हम एक डेंजरस प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम रेजी है। वो सुकुना के दौर का इवल सोर्सर है, जिसे केंजाकू ने दूसरा जन्म देकर इस गेम में ऐड कर दिया है। वो फिलहाल वेट कर रहा है कि उसकी अपॉइंट की हुई लड़की कब यहाँ बकरा लेकर आएगी उसके लिए, यानी कि इम्पोस्टर रेमी ही है जो कि फिलहाल मेगुमी के साथ है। दूसरी तरफ हमें अमाई का पास दिखाया जाता है, जहाँ वो एक मोटे लड़के को बुली होता दिख रहा होता है। वो खुद कुछ नहीं करता उसकी मदद के लिए, बल्कि वेट करता है कि कब वो मोटा बर्दाश्त करना बंद करे और अपने आप को खुद डिफेंड करे पुलिस के अगेंस्ट। इतने में ही यूजी वहाँ आ जाता है। अमाई ने पिछले एपिसोड में यूजी को बताया था कि यूजी उसी के स्कूल से है, मगर यूजी को याद नहीं आती है बात। उसे अमाई इसलिए नहीं याद क्योंकि वो अमाई के साथ से ही गुजर के मोटे लड़के को पुलिस से बचाता है और पुलिस की खूब धुलाई करता है। अमाई की तरह खड़े होकर तमाशा नहीं देखता। वो पुलिस को मारकर वहाँ से चला जाता है, which leaves an impression on अमाई, और अब वो भी यूजी की तरह बनना चाहता है। लिहाजा ही इज अ गुड पर्सन जो यूजी को हिगुरुमा की एग्जैक्ट लोकेशन पर ले जाता है, रिवीलिंग दैट हिगुरुमा की बेस एक थिएटर है। दूसरी तरफ रेमी बहला फुसलाकर मेगुमी को अपनी बेस में ले जाती है, ये बोलते हुए कि वहाँ से हिगुरुमा तक पहुंचना ज्यादा आसान है। बैक टू अमाई साइड, वो यूजी को बताता है कि उसे हिगुरुमा से बहुत डर लगता है, क्योंकि हिगुरुमा पिछले 12 दिनों में उसके प्रोपेलर वाले दोस्त की काफी बार धुलाई कर चुका है। यूजी को ये सुनकर हंसी आ जाती है, क्योंकि उसने भी कलिंग गेम में आते साथ ही उस प्रोपेलर वाले दोस्त की धुलाई की थी। अब यूजी अमाई को बाहर ही रहने को बोलता है और खुद थिएटर के अंदर चला जाता है। दूसरी साइड रेमी मेगुमी को बेस में लाती है, जहाँ रेजी पहले ही उसका इंतजार कर रहा होता है। मेगुमी बिना टाइम वेस्ट किए अपने शिकिगामी स्पॉन करता है। सीन्स हिगुरुमा की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसका बैथटब वाला सीन फाइनली इतने इंतजार के बाद एनिमेट होता है। वो थिएटर के स्टेज पर एक बैथटब में कपड़ों समेत लेटा होता है, which goes to show कि he is a complete changed person now। यूजी को देखने पर वो
अजीब बातें चालू हो जाता है और बताता है कि आप उसके लिए कुछ भी नहीं मैटर करता और वो अपने आप को चैलेंज कर रहा है टू डू थिंग्स जो कि वो नॉर्मली कभी भी ना करे। ये बंदा इस हद तक सत्या गया है कि गेम में वो 20 लोगों को कत्ल भी कर चुका है और 100 पॉइंट्स भी बना चुका है। यूजी को मेगुमी की बात याद आती है कि उन्होंने सिर्फ आज के दौर के सोर्सर्स को ही अप्रोच करना है। उसे रियलाइज होता है कि हिगुरुमा की कर्स टेक्निक अभी गेम में ही एक्टिवेट हुई है, इसलिए वो उससे साफ मुद्दे की बात पर आता है। दूसरी तरफ रेजी मेगुमी का टाइम वेस्ट करता है ये पूछते हुए कि क्या उसे मालूम है कि कलिंग गेम है भी क्या चीज। मेगुमी जल्दी में उसे बताता है कि उसे मालूम है कि कलिंग गेम किंजाकू ने चालू की है ताकि वो लोग उन जैसे प्लेयर्स के थ्रू इतनी कर्स एनर्जी इकट्ठी कर सके, वो पूरे जापान के लोगों को सोर्सर बनाकर दुनिया का सबसे बेहतर एंड सुपीरियर मुल्क बन सके। अभी वो टेंगन की बातों से नहीं बताता और ये बात रास ही लगता है कि टेंगन ने उन सबको बताया हुआ है कि किंजाकू टेंगन को इस्तेमाल करके सारी पॉपुलेशन को सोर्सर बनाने की सोच रहा है। रेजी उसके लिए तालियां बजाता है और पूछता है कि वो तो किंजाकू को भी जानता होगा फिर अगर उसे सब कुछ पता है गेम के बारे में। दूसरी तरफ यूजी हिगुरुमा से मदद मांगता है कलिंग गेम रुकवाने के लिए। वो हिचकिचाते हुए बोलता है कि वो यूजी लोगों को उसके 100 पॉइंट्स यूज करने दे ताकि वो रूल ऐड करवा के किलिंग वाला रूल निकलवा सके, क्योंकि इट्स इनह्यूमन टू किल वन अनदर फॉर पॉइंट। हिगुरुमा यूजी को अपने पॉइंट्स इस्तेमाल करने से मना कर देता है और बोलता है कि उसे इस गेम में एक्चुअल पोटेंशियल नजर आ रहा है, यानी कि गेम का मकसद उसे समझ आ रहा है और गेम के रूल भी एकदम गॉडेस ऑफ जस्टिस की तरह फेयर है, जिसकी वजह से वो इस गेम को राइटफुली तरीके से खेलेगा और किल्स देकर पॉइंट्स बनाएगा। दूसरी तरफ रेजी मेगुमी को बताता है कि जिसने भी उसे कलिंग गेम के बारे में बताया है गलत बताया है, क्योंकि कलिंग गेम का मकसद कर्स्ड एनर्जी कलेक्ट करना नहीं है। शायद ये चीज प्लान बी और प्लान सी हो, मगर मेन प्लान कभी भी नहीं। उसे ये बात झूठी 3 रीजंस की वजह से लगती है। रीजन 1 इज नंबर ऑफ प्लेयर्स, रीजन 2 इज द स्ट्रेंथ गैप बिटवीन द प्लेयर्स एंड रीजन 3 इज बैरियर रूल्स। वो अपने आप को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एस्टिमेट लगाता है कि अगर 1000 लोग भी 10 कॉलोनीज में इक्वली डिवाइड किए जाए तो हर कॉलोनी में सिर्फ 100 प्लेयर्स होंगे, जिनमें पुराने और पावरफुल सोर्सर्स भी होंगे जैसे कि काशिमो, या फिर न्यू सोर्सर्स होंगे लाइक हिगुरुमा जो कि बाकी लोगों से काफी ताकतवर है। रेजी मेगुमी को बताता है कि इन दोनों ने ही फिलहाल मिलकर 60 लोगों को मार दिया है, तो सोचो हर कॉलोनी में इन जैसा एक न एक सोर्सर तो जरूर होगा और वहाँ के क्या हालात होंगे। यानी इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि वीक प्लेयर्स पहले ही मारे जाएंगे पॉइंट्स के चक्रों में। ओनली स्ट्रॉन्ग सोर्सर्स लाइक हिगुरुमा एंड काशिमो विल गेट टू एडवांस। मेगुमी रेजी को बताता है कि इस बात का उसे पहले से ही डर था और रेजी मेगुमी की अटेंशन में दूसरी ये बात लाता है कि बैरियर्स सबको ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग कॉलोनीज में भेज रहे हैं ताकि सब लोग एक ही जगह इकट्ठे न हो जाए। इस दौरान कुछ लोगों की कर्स टेक्निक्स की सेकंड अवेकनिंग हो रही है और कुछ लोग मारे जा रहे हैं। रेजी मेगुमी को कहता है कि अब खुद ही अंदाजा लगा लो, अगर गेम का मकसद कर्स्ट एनर्जी बनाना होता तो इस गेम में इतनी आसानी से इतने ज्यादा सोर्सर्स क्यों मर रहे होते। अगर गेम का मकसद कर्स्ट एनर्जी कलेक्ट करना होता तो वो ऐसे रूल्स न बनाती कि अच्छे से अच्छा सोर्सर ज्यादा से ज्यादा देर तक लड़ाई करे ताकि उनकी रिलीज होने वाली कर्स्ट एनर्जी को गेम कलेक्ट कर सके। दूसरी तरफ हिगुरुमा कलिंग गेम के रूल्स को जस्टिफाई करता है। वो मानता है कि ये थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स मेथड है, मगर उसे ये बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से अच्छी लगती है कि यहाँ कोई प्रोसिक्यूटर्स और जजेस नहीं बैठे जो अपनी मर्जी चलाए और फैसले सुनाए, बल्कि यहाँ जैसी करनी वैसे भरने वाला सीन है, जो कि हिगुरुमा की नजरों में फाइनली जस्टिस प्रिवेल करती है, क्योंकि मॉडर्न लॉ ने तो उसे एकदम फेल कर दिया है। अब वो यूजी को फाइट के लिए चैलेंज करता है। हिगुरुमा की स्ट्रगल और डेस्परेशन ने उसे इतना स्ट्रॉन्ग सोर्सर बना दिया है कि उसकी कर्स टेक्निक एक्टिवेट होते ही वो अपनी डोमेन को एक्सपेंड करना चालू हो गया है, जिसका नाम डेडली सेंटेंसिंग है। उसकी डोमेन में भी अदालत का सेटअप लगता है जिसमें यूजी को वो तख्तने में खड़ा कराता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। एपिसोड 9 हिगुरुमा की डोमेन एक्सपेंशन से चालू होती है। यूजी की अभी से फाट के हाथ में आ जाती है। वो सोचता है कि हिगुरुमा ने अपनी टेक्निक तो अभी सीखी ही नहीं तो डोमेन कैसे एक्सपेंड कर दी। यूजी फिर भी हिम्मत नहीं हारता और हिगुरुमा पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। अब उसका मुक्का हिगुरुमा के पास आकर एकदम से रुक जाता है। हिगुरुमा एक्सप्लेन करता है कि उसकी डोमेन जो कि एक इंसाफ परस्त अदालत है, उसे और यूजी दोनों को अलाउ नहीं करती कि वो मार को टाई करें, क्योंकि उसकी अदालत इंसाफ और सुलह सफाई के साथ चलती है, एक्ट्स ऑफ वायलेंस के साथ नहीं। अब हिगुरुमा जजमैन पर सब छोड़ता है क्योंकि वो खुद सिर्फ वकालत का काम करता है। जजमैन यूजी को तकदरे में खड़ा कर एक रैंडम केस ओपन करता है। वो यूजी को एक्यूज करता है कि 2017 में जब यूजी अंडर एज था, यानी कि 18 साल से कम था उम्र में, तो उसने गैम्बलिंग की थी। जजमैन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन एंड टाइम भी बताता है। यूजी के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। आप हिगुरुमा यूजी को बताता है कि उसकी डोमेन में कोई भी कदम रखे तो जजमैन को उसके हाल ही में किए जाने वाले सब कारनामे पता चल जाते हैं। हाँ, मगर जजमैन ये इन्फॉर्मेशन हिगुरुमा से नहीं शेयर करता ताकि उसकी अदालत में इंसाफ कायम रह सके और तकदरे में खड़े हर इंसान को अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिल सके। और अदालत का फैसला एंड पर जजमैन उनकी पेश की जाने वाली आर्ग्यूमेंट के थ्रू करेगा। गाइस, सच बताऊं तो यही बात सुनकर हिगुरुमा मेरा इजीली सबसे फेवरेट कैरेक्टर बन गया है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, अगर हिगुरुमा की जगह कोई और उसके मसलों से गुजरता तो वो डेफिनेटली इवल बन जाता। मगर हिगुरुमा इन सब को झेलने के बावजूद भी एक एक्सेप्शनली अच्छा इंसान है जो कि ऐसी जस्टिस ला रहा है जो कि उसके मुल्क की अदालतें कभी नहीं ला पाई। अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। यूजी के लिए हालात और भी टाइट हो जाते हैं जब जजमेंट हिगुरुमा को एविडेंस एक लिफाफे में प्रोवाइड करता है। हिगुरुमा क्लेम करता है कि सबूत के तौर पर जजमेंट कुछ भी पेश कर सकता है, लाजमी नहीं कि सबूत ठोस ही हो। तो गाइस, यूजी भी हमारी तरह ADHD का शिकार है। वो हिगुरुमा की बातें छोड़कर उसके बैच को नोटिस करना शुरू हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि हिगुरुमा डिफेंस लॉयर है मगर हरकतें इसकी सारी प्रोसिक्यूटर्स वाली हैं। यहीं से यूजी को टेंगन की बातें याद आना शुरू हो जाती हैं, जो कि कुछ भी चढ़ देता है हमारा दिमाग पकाने के लिए। बात कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मगर फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टेंगन यूजी लोगों को बताता है कि जब डोमेन एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट सोर्सरर्स के हाथ लगा था तो उन्होंने इसका इस्तेमाल करते हुए किल कंफर्म किया, यानी कि उनकी डोमेन का वाहिद मकसद यही था कि जो भी उनकी डोमेन में आए उनका कत्ल लाजमी हो। और ये तरीका इन्वेंट ही इसलिए हुआ और उन लोगों के लिए हुआ जो अपने ओपोनेंट्स को खुद से नहीं मार सकते, यानी कि उनके सामने वीक पड़ जाते हैं। अगर मॉडर्न सोर्सरर्स ने डोमेन एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट्स को काफी चेंज किया ताकि कम से कम लोग ही इसको इस्तेमाल कर सके। अब यूजी को समझ लगती है कि हिगुरुमा की डोमेन एक पैक्ट के थ्रू, यानी कि एक वादे या प्रॉमिस के थ्रू फॉर्म हुई है, जहाँ किल लेने
के बजाय वो अपने ओपोनेंट्स को इंसाफ के साथ मौके देता है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करके किल होने से बच सके। यही वजह है कि उसकी डोमेन में कत्ल करना अलाउ नहीं है, ना ही लड़ाई और मार कुटाई। अब ये डोमेन ऐसी क्यों है वो एपिसोड के साथ साथ ही हमें पता चलेगा। अब हिगुरुमा यूजी को बताता है कि वो अपने पर लगे हुए इल्जाम को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पेश कर सकता है और उसका तोड़ जवाब देने के लिए हिगुरुमा भी इंसाफ के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पेश कर सकता है। लिहाजा उन्हें सोच समझ कर बोलना होगा जो भी बोलना होगा, और इन्हीं स्टेटमेंट्स को सुनते हुए जजमेंट अपने 6 कोर्ट्स को मद्देनजर रखकर अपना फैसला सुनाएगा। अब यहाँ एक्सप्लेन तो नहीं है, मगर आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ कि ये 6 कोर्ट्स आखिर हैं क्या। बेसिकली हर अदालत में गॉडेस ऑफ जस्टिस का एक स्टैचू खड़ा किया जाता है जो कि 6 कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कोर्ट नंबर 1 आंखों पर पट्टी होता है, जो कि ये बात जाहिर करता है कि इंसाफ गैर जानिबदार होता है। मतलब इंसाफ करते वक्त किसी की दौलत, ताकत या समाजी रुतबे को नहीं देखा जाता, सबके साथ बराबरी का सलूक होता है। कोर्ट नंबर 2 है बैलेंस और फेयरनेस, जो कि एक तराजू के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि फैसला करने से पहले दोनों तरफ का सबूत और बातें तोल कर देखी जाएं ताकि इंसाफ और बराबरी का फैसला हो। कोर्ट नंबर 3 एक तलवार के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, जो कि अथॉरिटी एंड इन्फोर्समेंट को सिंबलाइज करती है। तलवार ये दिखाती है कि कानून में ताकत होती है जो जुल्म को सजा दे सकती है, झूठ को काट कर सच तक पहुंच सकती है और फैसला लागू कर सकती है। कोर्ट नंबर 4 ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ये कोर्ट इस बात की निशानदेही करता है कि जस्टिस एक कुदरती और इलाही निजाम है जो सारी दुनिया को चलाता है। कोर्ट नंबर 5 नॉलेज और ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है, एक स्क्रॉल की जाने वाली किताब के थ्रू। ये किताब इल्म, हिकमत और लिखे हुए कानून की निशानी होता है ताकि इंसाफ सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि मालूमात और सच पर मबनी हो। एंड लास्ट पर कोर्ट नंबर 6 मोरल राइशियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। मोरल राइशियसनेस का मतलब है इंसान के ज़मीर का अच्छा होना। गॉडेस ऑफ जस्टिस यानी कि हमारा जजमेंट एक ऐसी एंटिटी है जिसका ज़मीर अच्छा है और उसका हर फैसला इंसाफ को बरकरार रखता है और बेगुनाहों की हिफाजत करता है। अब एपिसोड की तरफ वापस आते हैं। हिगुरुमा यूजी को बताता है कि वो अपनी स्टेटमेंट 3 ही ऑप्शन से चूज करके दे सकता है, या तो वो खामोशी इख्तियार करे, या सब सच सच बोल दे, या फिर वो अपने पर लगे हुए इल्जाम को साफ साफ झूठ बोलकर डिनाई कर दे, यानी उसका इनकार कर दे। अब अगर वो इनकार करता है तो उसमें 50-50% चांसेस होंगे कि उसकी स्टेटमेंट झूठी है। यूजी हैरान होकर पूछता है कि अदालत में क्या झूठ भी बोल सकता है बंदा। हिगुरुमा डिसअपॉइंट होकर यूजी को याद दिलाता है कि अगर सब ही सच बोलने वाले होते तो अदालतों की जरूरत ही ना होती, जो कि हमारी सोसाइटी के बहुत ही अफसोसनाक सच को एक्सपोज करता है। अब यूजी सोचता है कि वो इन 3 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन चूज करे, मगर उससे पहले उसके अंदर का कीड़ा लिफाफे में पड़ी एविडेंस को ताकता है। वो सोचता है कि उसे अपनी स्टेटमेंट ऐसी देनी चाहिए कि एविडेंस के साथ मैच हो जाए, मगर उसे ये नहीं मालूम कि अब एविडेंस है क्या। अब यूजी ऑप्शन नंबर 1 ये सोचता है कि अगर सीक्रेट एविडेंस उसकी गैम्बलिंग पार्लर में हाजिरी यानी मौजूदगी को प्रूव नहीं कर रही तो उसे साफ साफ इनकार कर देना चाहिए, यानी झूठ बोल देना चाहिए, या फिर खामोश रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 में यूजी सोचता है कि अगर एविडेंस प्रूव कर दे कि ये गया था गैम्बलिंग पार्लर में, तो वो सीधा सीधा झूठ बोल देगा कि वो सिर्फ बाथरूम यूज करने के लिए गया था उस पार्लर में। मगर यूजी सोचते हुए परेशान हो जाता है कि व्हाट इफ एविडेंस प्रूव कर दे कि वो पार्लर में गया था और उसने गैम्बलिंग भी की थी, फिर तो उसी की स्टेटमेंट झूठी साबित हो जाएगी। वो ये सोचकर भी परेशान होता है कि हिगुरुमा की अदालत आखिर किस किस्म की सजा सुनाएगी उसे, कि अगर वो गिल्टी प्रूव हो भी जाए तो। इन दी एंड वो अपनी स्टेटमेंट में झूठ ही बोलता है बाथरूम वाला, मगर हिगुरुमा एविडेंस खोलता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज से यूजी की एक फोटो खींची गई होती है व्हाइल ही वाज विथड्रॉइंग कैश फ्रॉम द गैम्बलिंग एटीएम आफ्टर विनिंग द गेम्स, जो कि प्रूव कर देता है कि यूजी सिर्फ गैम्बलिंग पार्लर में गया ही नहीं था बल्कि उसने वहाँ गैम्बलिंग भी की थी। यहाँ हिगुरुमा अपनी काउंटर आर्गुमेंट पेश करता है कि यूजी की स्टेटमेंट झूठी है। डिफरेंट लॉज एंड आर्टिकल्स का हवाला देते हुए हिगुरुमा बताता है कि यूजी को सजा नहीं मिल सकती इस बात पर क्योंकि वो अभी भी माइनर है, यानी 18 साल से कम है। मगर हिगुरुमा ये पॉइंट आउट करता है कि इन जनरल गैम्बलिंग वगैरह इलीगल है उनके लॉज में, लिहाजा जो भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। तो यूजी को बताता है कि वो इतना बुद्धू है कि जजमेंट ने उसे सिर्फ गैम्बलिंग पार्लर में एंट्री के लिए एक्यूज किया था, यानी चार्ज किया था, यानी कि यूजी ने गैम्बलिंग की या ना की उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था। यूजी को अपना केस जीतने के लिए सिर्फ ये बोलना था कि वो किसी भी गैम्बलिंग पार्लर को नहीं जानता, वहाँ जाना तो दूर की बात। अब जजमेंट अपना फैसला सुनाता है जिसके अनुसार यूजी गिल्टी चार्ज होता है और उसे कॉन्फिस्केशन की सजा दी जाती है, यानी कि उसकी कर्स्ड एनर्जी छीन लेने की सजा। अचानक से हिगुरुमा की डोमेन बंद होती है और हिगुरुमा यूजी पर अपने मैलेट यानी अदालत में इस्तेमाल किए जाने वाले हथौड़े से अटैक करता है। यूजी को झटका लगता है ये देखकर कि हिगुरुमा अपने मैलेट अपनी मर्जी से कहीं से भी हाजिर कर लेता है और उसका साइज भी अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर लेता है ड्यूरिंग दी अटैक। इस कांड फाड़ लड़ाई में यूजी को एहसास होता है कि वो अपनी कर्स्ड एनर्जी नहीं यूज कर पा रहा। हिगुरुमा उसे बताता है कि यही अदालत की सजा है कि उसे पकड़ लिया जाए और पकड़ते वक्त लड़ाई के दौरान उसकी कर्स्ड टेक्निक वक्ती तौर पर ऑफ कर दी जाए ताकि उसे पकड़ना आसान हो। सिंस यूजी की अभी तक कर्स्ड टेक्निक ही नहीं एक्टिवेट हुई तो हिगुरुमा की अदालत ने उसकी कर्स्ड एनर्जी की कॉन्फिस्केट कर ली, यानी कि कुछ टाइम के लिए छीन ली। यूजी भी अब माकी का ही जूनियर है, वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही हिगुरुमा का सामना करता है जो हिगुरुमा को भी हिला देता है। इन दी एंड हिगुरुमा का मैलेट इतना बड़ा हो जाता है जो यूजी को अपने नीचे ऑलमोस्ट कुचल ही देता है, मगर यूजी एकदम से दिमाग लड़ाकर रीट्रायल की अपील कर देता है। हिगुरुमा उससे इंप्रेस हो जाता है और दोबारा अपनी डोमेन में ले आता है। इस दफा जजमेंट एक नया केस खोलता है जिसके तहत यूजी पर शिबुया इंसिडेंट में मारे जाने वाले लोगों की मौत का इल्जाम लगता है। इवन तो वो सब सुकुना ने किया था, यूजी बहुत गिल्टी फील करता
करता है और बिना कुछ सोचे समझे स्टेटमेंट देता है कि हाँ वो कसूरवार है और उसे सजा मिलनी चाहिए। इस सब जजमेंट उसी वक्त अपना फैसला सुनाता है विच इज डेथ सेंटेंस। जी हाँ, यूजी को मौत की सजा सुना दी जाती है। अब डोमेन दोबारा क्लोज होती है और हिगुरुमा अपने मैलेट को उसकी तलवार में तब्दील करता है, जो कि मैंने 6 कोर्स में एक्सप्लेन की थी। इन शॉर्ट सोर्ड ऑफ जस्टिस कह लो उसे। यूजी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, मगर फिर भी वो आखिरी बार हिगुरुमा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ दोनों के बीच बहुत ही दमदार फाइट होती है गाइस। यूजी अपनी शर्ट निकाल के हिगुरुमा पर फेंकता है टू ट्रिक हिम ड्यूरिंग द फाइट। फाइट के दौरान ही हिगुरुमा यूजी से गुस्से में पूछता है कि भाई तूने झूठ क्यों बोला? जजमेंट ने तो एविडेंस प्रोवाइड किया था कि सब कत्ल यूजी ने नहीं बल्कि उसके अंदर पाए जाने वाले डीमन सुकुना ने किए हैं। यूजी को फिर भी लगता है कि उसी की गलती है कि वो सुकुना को अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि वो उस वक्त वीक था। यहाँ हिगुरुमा को बार बार अपना पास्ट याद आता है, जहाँ उसका सीनियर उससे पूछता है कि हाँ भाई फ्यूचर के क्या सीन है, आगे बढ़ने के लिए वो प्रोसिक्यूटर या जज की पोजीशन कभी एक्सेप्ट करेगा या नहीं। लॉक के डिपार्टमेंट में और बहुत ही आसानी से वो अपने सारे एग्जाम्स पास करके वकील बना, क्योंकि उसे लोगों को इंसाफ दिलाने की इल्तिजा थी। हिगुरुमा अपने सीनियर को बताता है कि उसकी लाइफ का गोल प्रमोशन हासिल करना नहीं बल्कि लोगों को इंसाफ दिलाना है। उसकी यही सोच ने उसकी डोमेन को शेप किया और एक ऐसी स्पेस क्रिएट की जहाँ अपोनेंट्स को किल नहीं बल्कि इंसाफ दिलाया जा सके। इसी सोच से हिगुरुमा अपना माइंड चेंज कर लेता है और यूजी को कत्ल करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उसे इंसाफ दिलाना चाहता है। उसे रियलाइज होता है कि यूजी पहला ऐसा बंदा है जिसने अपने आप को बचाने के लिए झूठ नहीं बोला, मगर अपने आप को किसी और के हिस्से की सजा दिलाने के लिए झूठ बोला। यूजी आखिर में हिगुरुमा को एक जोर से मुक्का मारता है पेट में, जिससे वो दूर जा गिरता है। वो फौरन से सरेंडर कर लेता है और यूजी की मदद करने को तैयार हो जाता है। यानी कि उसकी जो इंसानियत कलिंग गेम ने मारी थी यूजी की वजह से वापस आ गई। वो यूजी को बोलता है कि शर्ट वापस पहनो और इंसानों की तरह बैठकर उसके साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करो। वो उससे पूछता है कि क्या उसने कभी खुद से किसी का कत्ल किया है। यूजी अफसोस के साथ हाँ बोलता है और ये भी शेयर करता है कि उसके कत्लों का बोझ उसे आज भी नहीं सोने देता। हिगुरुमा भी उससे एग्री करता है, ये कन्फेस करते हुए कि उसने 22 लोगों को कत्ल किया है इन द कलिंग गेम एंड दैट ही इज अ मर्डरर नाउ। वो ये भी बताता है कि उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी अदालत में घसीटकर इंसाफ करते हुए उन्हें डेथ सेंटेंस दिलवाया जिन्होंने उस पर पहले अटैक किया था और जो लोग वाकई में बुरे थे। मगर फिर भी उसे रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई कमी पेशी होती है और वो कहीं ना कहीं बुरा होता ही है। इसका ये मतलब नहीं कि उसे मौत की सजा सुना दी जाए। अब हिगुरुमा अपने 100 पॉइंट्स यूज करके अपने कोगनी के थ्रू रूल नंबर 10 ऐड करवाता है कलिंग गेम में, जो कि अप्रूव भी हो जाता है। इस रूल के मुताबिक प्लेयर्स अपनी मर्जी से अपने पॉइंट्स एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, ताकि लोग कत्ल किए बिना ही स्कोर्स बना लें और मरने से बच जाएं, क्योंकि ओरिजिनल गेम का रूल ये था कि 19 दिन में अगर किसी ने कत्ल करके स्कोर्स ना बनाए तो उन लोगों की कर्स टेक्निक उनसे निकाल ली जाएगी, जिससे उनकी मौत वाकया हो जाएगी। रूल ऐड करवाने के बाद हिगुरुमा के पास 2 पॉइंट्स बचते हैं, जिनमें से एक पॉइंट वो यूजी को देता है ताकि उसे दूसरे प्लेयर्स का कत्ल ना करना पड़े, और एक पॉइंट अपने पास रखता है ताकि उसे भी मजीद कत्ल ना करना पड़े आगे। अब वो वहाँ से निकलने की ठान लेता है। यूजी उसको रुकने की बोलता है और उनकी टीम में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है, मगर हिगुरुमा अपने पर्सनल एक्शंस को डील करना चाहता है इंस्टेड। यहाँ वो कन्फेस करता है कि सोल्जर बनने से पहले उसने अपनी अदालत के जज और प्रोसिक्यूटर को कत्ल किया था, जिसकी वजह से उसे 2 पॉइंट्स मिले थे। उसे ये नहीं करना चाहिए था, लिहाजा अब वो ठान लेता है कि एक दफा गेम खत्म हो तो वो अपने आप को कानून के हवाले कर देगा और उन्हें डिसाइड करने देगा कि वो उसका क्या करें, सिंस ही इज ऑफिशियली अ मर्डरर नाउ। और इसी के साथ ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि न्यू एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन के लिए आपको अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।